स्वागत है दोस्तों आपका बीएस कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। बिजनेस कम्युनिकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे हैं। एसवाई बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीईटी, सेट, महाराष्ट्र एंड गोवा एग्जाम्स रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट सेकंड आज हम लोग देखने जाएंगे। पार्ट सेकंड प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने पर्वतराव भीमराव। So let's begin the part number second of business communication MCQ series. आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आपके सामने ऑप्शंस ये रहे ए, बी, सी और डी। जैसा कि पहला पार्ट आप लोगों ने देखा, पहले पार्ट को देखने के बाद में आप लोगों ने लाइक्स दिए पहले पार्ट को, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी किया, उसके लिए भी बहुत थैंक यू दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। व्हाट आर दी रेमेडीज टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फाइंड इनकरेक्ट फ्रॉम दिस। जी हाँ दोस्तों, व्हाट आर दी रेमेडीज। यहाँ पर वक्त खत्म होता हुआ और वक्त यहाँ पर खत्म। चलिए आंसर को देख लेते हैं। बी यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आंसर को एक टिक कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द रेमेडीज टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फाइंड इनकरेक्ट फ्रॉम दिस। तो रेमेडीज का अर्थ क्या हो जाता है? रेमेडीज टू ओवरकम, इसका अर्थ एक लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में, अगर एक वर्ड में यदि अगर मैं बताना चाहूँ तो ये क्या हो जाता है? बैरियर्स को रिमूव करने की टेक्निक बन जाती है। रेमेडीज टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आप ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, बीइंग अवेयर ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, हमें भाषा के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, जैसे कि गुजराती की टोन अलग हो जाती है, बंगाली की टोन अलग हो जाती है, भोजपुरी की टोन अलग हो जाती है, मराठी जो हम बोलते हैं उसकी टोन अलग हो जाती है, इंग्लिश की टोन अलग हो जाती है, कंटेंट भी अलग बन जाते हैं दोस्तों। बीइंग अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, तो ये चीज कहाँ पर आ जाती है? ये चीज आ जाती है हमारी रेमेडीज टू ओवरकम। अगर बैरियर वहां पर आ रहा है तो मैं अगर बंगाली जानता हूँ और बंगाली लोगों से बात कर रहा हूँ तो वहां पर बैरियर नहीं होगा कम्युनिकेशन में। मैं यदि अगर मराठी जानता हूँ तो मराठी लोगों से बात करता हूँ तो वहां पर मेरा बैरियर नहीं होगा। मेरी टोन एज अ मराठी रहेगी, मेरी टोन एज अ बंगाली के लिए बंगाली रहेगी। तो वहां पर एक चीज, मतलब जैसे मराठी बंदा बंगाली बोल रहा है तो वो बंगाली कैसे बोलेगा? वो मराठी में बंगाली बोलना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर बंगाली बोलता है मराठी तो वो बंगाली में मराठी बोलने का प्रयास करेगा। जैसे कि एग्जांपल देने के तौर पे, आपने वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल तो देखी होगी। उसमें जो बबीता भाभी होती है, वो बबीता भाभी है ना उसमें, तो वो कुछ अपनी अलग ही टोन से, अपनी अलग ही लैंग्वेज से बोलने का प्रयास करती है। तो एक चीज वहां पर ये एप्लीकेबल हो जाती है। या फिर हम यही कह सकते हैं कि एग्जाम्पल आप लोगों के लिए वो ये है, देखिए क्या वो सीरियल बड़ी अच्छी है, भाभी जी घर पर है। जी हाँ दोस्तों, तो वो लोग भोजपुरी कुछ अपने ढंग से बताते हैं, अपने ढंग से बात करते हैं ना, तो ये चीज वहां पर एप्लीकेबल हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी वाला ऑप्शन, बीइंग अ गुड लिसनर। यदि अगर आप गुड लिसनर है, अच्छे लिसनर है, तो ये आपके लिए बैरियर नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है? ये रिमूवल ऑफ द बैरियर है। सामने वाला कैसे बात कर रहा है, वो आप कैसे सुनते हो, ये यहाँ पर इफेक्टिवली आ जाता है। तो ये चीज आ जाती है हमारी रेमेडीज टू ओवरकम बैरियर में। और लास्ट ऑप्शन है डी, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। अब जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन यदि अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो मुझको इसके बारे में क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी होता है। या फिर आपको आंसर मैंने डायरेक्ट बी कह दिया कि इंश्योर प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम सेंडर, तो ये चीज भी वहां पर क्लेरिफाई करनी मुझे बहुत जरूरी होती है। तब जाकर आप वीडियो को देखोगे, तब जाकर आप वीडियो को लाइक करोगे। और दोस्तों यदि अगर आपको इतनी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आपको और एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता दूं तो यहाँ पर आप एक वर्ड देख पा रहे हैं जिसका नाम है सेंडर। तो बी ऑप्शन में क्या है? इंश्योर प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम सेंडर। अभी ये वर्ड यहाँ पर मिसमैच आपको नहीं लगता है? तो फीडबैक कौन देता है? फीडबैक आप लोग मुझे दोगे। तो आप लोग कौन है? तो आप, यदि आप महिला हो, यदि आप गर्ल हो, यदि आप बॉय हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे पिताजी हो, या आप मेरे भाई हो, कोई भी हो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा वीडियो देख रहे हैं।
या फिर मेरे दोस्त हो, मेरे कलीग्स हो जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स है, वो वीडियो को देख रहे, तो वो क्या हो गए, वो अभी यहाँ पर मेरे श्रोते हो गए, तो वो रिसीवर हो गए। तो रिसीवर मुझे फीडबैक देंगे ना, इसका मतलब आप मुझे फीडबैक देंगे, सेंडर तो नहीं देंगे ना। मैं खुद को फीडबैक कैसे दूंगा दोस्तों। तो एक चीज यहाँ पर ये आंसर तय हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं दोस्तों। मैं आपका, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, मैं आपका बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम क्वेश्चन खत्म करने का प्रयास करेंगे। फॉलो अप कम्युनिकेशन, consistency of the message, communicate according to the need of the receiver, these all are barriers of the communication, obstacles of communication, C remedies to overcome the barriers to communication, या फिर D none of the above। जैसा कि आप लोगों ने आंसर 101% दे ही दिया है, तो टाइम खत्म होने के बाद में आंसर देख ही लेते हैं। यहाँ पर टाइम खत्म, आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। सी यहाँ पर आंसर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, सी। अब आप भी देखिए सी। अगर आपको बैरियर और ऑब्स्टेकल के बारे में पता होगा तो इन दोनों की मीनिंग सेम ही निकलती है। जैसे कि मान लीजिए ऑब्स्टेकल्स इन दी कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ऑब्स्टेकल्स इज द सिचुएशन वेयर a communication which is a sender and the receiver has been giving us message, and if there is any misinterpretation, so this is a obstacles, and if there is the obstacles there is a barriers of communication। तो जहां पर ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अड़थड़े, जी हाँ दोस्तों, जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो चीज हो गई हमारी ऑब्स्टेकल्स, और ऑब्स्टेकल से निर्माण होते हैं बैरियर्स, बड़े बड़े बैरियर्स। तो ये चीज दोनों वहां पर इंक्लूडेड नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर नहीं बन जाता, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर नहीं बन जाता, और डी का तो पूछिए ही मत। तो फॉलो अप कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अभी आपकी जो नीड है उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, उसी के हिसाब से मैं अभी मैसेज को डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये चीज क्या होगी, ये चीज हो गई रेमेडीज टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच इज 18 नंबर क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और हमारे चैनल के ऊपर आप हमसे सब्सक्राइबर होकर जुड़ गए हैं। मैं यहाँ पर वक्त चालू कर देता हूँ, मतलब जैसे कि टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीडबैक, फीडबैक का पर्पस होता क्या है। एक पहला पर्पस ऑप्शन में है टू सेंड मैसेज प्रॉपर्टी वे, ओके, टू सेंड इफेक्टिव फीडबैक, टू फाइंड आउट वेदर रिसीवर प्रॉपरली अंडरस्टूड और नॉट, डी टू मिस इंटरप्रिटेट द मैसेज। तो यहाँ पर वक्त खत्म होने दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पर ठीक से बात, मतलब ठीक से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीडबैक। जैसे कि आपने आंसर दे ही दिया होगा, वक्त खत्म हो चुका है, तो आप ही आंसर यहाँ पर दीजिए, आंसर हम बाद में देखेंगे। चलिए डी से स्टार्ट करते हैं। टू मिस इंटरप्रिटेट द मैसेज। अब फीडबैक लेने का या फिर फीडबैक का पर्पस ये होता है क्या, मिस इंटरप्रिट करना मैसेज को? नहीं दोस्तों। चलिए सी को देखते हैं। टू फाइंड आउट वेदर द रिसीवर प्रॉपरली अंडरस्टूड और नॉट। जी हाँ दोस्तों, फाइंड आउट करना है ना मुझे, जो मेरे रिसीवर है, जो आप अभी रिसीव कर रहे हो, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आपको जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ मैसेज, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। मुझे कैसे पता चलेगा? जब अपने इस बिजनेस कम्युनिकेशन की एमसीक्यू सीरीज के लाखों सब्सक्राइबर बन जाएंगे, लाखों लाइक्स आएंगे, लाखों छोड़ दीजिए सर, बहुत बड़ी बात हो गई, 100 या 200 तक अगर यहाँ पर लाइक्स आते हैं, तो दोस्तों ये चीज क्या बन गई, तो ये चीज हमारी वहां पर एक जरिया बन गया, प्रॉपर अंडरस्टूड मैसेज का जरिया बन गया। इसका मतलब मैं आप लोगों को ये चीज ठीक से समझा पा रहा हूँ। तो एक सी आंसर यहाँ पर बन सकता है, तो इसको हम गोल करके रखते हैं, राउंड करके रखते हैं। टू सेंड इफेक्टिव फीडबैक, यस ऑफकोर्स, इफेक्टिव फीडबैक सेंड करने के लिए पर्पस बन सकता है, तो इसको भी मैं गोल करके रखता हूँ, ठीक है। टू सेंड मैसेज प्रॉपर्टी वे, ये प्रॉपर्टी वर्ड यहाँ पर मिसमैच लग रहा है ना, तो ये आंसर नहीं बना। अब कंफ्यूजन है बी में और सी में, तो चलिए देख लेते हैं। सेंड इफेक्टिव फीडबैक, इफेक्टिव फीडबैक तो वो देगा ही देगा, ठीक है। तो इफेक्टिव फीडबैक ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो डिपेंड होता है हमारे रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है सी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ठीक से, जितना आप समझ पाओगे उतना ही आप वीडियो के करीब जाओगे, उतना ही आप बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के करीब जाओगे, और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है कि रिसीवर के हिसाब से हमें मैसेज को डिलीवर करना है।
मैसेज को पहुंचाना है रिसीवर तक। यदि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो डिलीवरी स्टाइल है मैसेज का वो ठीक होना चाहिए। जैसे कि कई बंदे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, मान लीजिए आइए सर, बैठिए सर, क्या लेंगे सर, ये लेंगे सर, वो लेंगे सर, हर चीज के पीछे सर लगा देते हैं। और सर फिर सर क्या करते हैं, सर अपने हाथ के ऊपर सर लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर के ऊपर अपना हाथ लगा लेते हैं एक्चुअली। तो ये चीज वहां पर बन जाती है। फाइंड आउट द कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर के संदर्भ में फाइंड आउट करना था। आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर एफ बन जाता है, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, कल्चरल बैरियर के मतलब संदर्भ में बात करें तो ये कल्चरल बैरियर हो जाता है। कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस कल्चरल बैरियर में आ जाती है। लैंग्वेज एंड एसेंट कल्चरल बैरियर में आ जाता है। बिहेवियर एंड नेचर कल्चरल बैरियर में आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है, चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र से हम है तो अपना कल्चर अलग हो गया ना, अपना समाज अलग अलग हो गया, हमारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग हो गए, कंडीशंस अलग हो गए। जैसे मुंबई रिचेस्ट सिटी है वर्ल्ड में अपनी, तो ये रिचेस्ट सिटी कहाँ पर पड़ती है, मुंबई में। मुंबई कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। तो सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन महाराष्ट्र के लोगों की मतलब अपनी कुछ अलग हो गई। अब यही बात यदि अगर मैं करूंगा यूपी या बिहार की, तो ये थोड़ा अलग हो गया। तो वहाँ का जो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी अलग हो गई, एसेंट उनकी जो टोन होगी वो भी अलग हो गई, और उनका जो बिहेवियर होगा, जो नेचर होगा वो भी अलग बन जाता है दोस्तों। ये चीज यहाँ पर एक मायने देने वाली है कि जैसा देश वैसा भेष। तो ये कल्चरल बैरियर्स में आ जाती है। चलिए मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबो। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो टाइम स्टार्ट कर देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, रिलीजियन, बिहेवियर एंड नेचर, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस, विच टाइप ऑफ बैरियर्स दीज ऑल। ये सारे कौन से टाइप के बैरियर है, इमोशनल है, फिजिकल है, कल्चरल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, वक्त शायद 30 सेकेंड्स बहुत ज्यादा दे दिए ये क्वेश्चन को, फिर भी यदि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं समझा दूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं। आंसर देख लेते हैं, सी, कल्चरल बैरियर्स। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे बन जाते हैं कल्चरल बैरियर। रिलीजियन कल्चर के संदर्भ में आता है, बिहेवियर एंड नेचर अभी हमने देखा कल्चरल के संदर्भ में आता है, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस कल्चरल के संदर्भ में आता है। तो ये सारी चीजें कल्चरल बैरियर में आ जाती है। रिलीजियन के ऊपर से ही आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि ये कल्चरल बैरियर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है। फाइंड इनकरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग्स, रूल्स एंड द रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, स्टेटस एंड अ लैक ऑफ अटेंशन। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रूल्स एंड द रेगुलेशंस, स्टेटस, लैक ऑफ अटेंशंस। टाइम खत्म, 5 4 3 2 1। यहाँ पर टाइम खत्म। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकरेक्ट फॉर्म फॉलोइंग। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑप्शन दिए हैं नीचे, उनमें से इनकरेक्ट आपको पहचानना है। तो इनकरेक्ट पहचानने के लिए एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है। जैसे कि ऑप्शंस में से ही मुझे एक चीज पता चल रही है, क्या कि अभी ऑप्शन बी देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज होती है, हाँ होती है, और ऑर्गेनाइजेशन के ही कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बिल्कुल, रूल्स और रेगुलेशंस कंपनीज के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं एक साथ इकट्ठा मिला दिए जाए तो एक पोजीशन बनती है, एक स्टेटस बनता है। जी हाँ दोस्तों, बनता है ना स्टेटस। जी हाँ बिल्कुल, एक स्टेटस बनता है। बट यहाँ पर यदि अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो लैक ऑफ अटेंशन, ये चीज यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसमैच पता चल रही है, तो ये यहाँ पर नहीं आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा डी। डी हमारा आंसर बन जाता है। दूसरी बात करते हैं
ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, स्टेटस है, ये चीजें कहाँ पर आ जाती है? ये आ जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाती है। रूल्स और रेगुलेशंस इतने लगा दिए जाते हैं कि वर्कर काम नहीं कर पाते, मैनेजर ठीक से काम नहीं कर पाते, पॉलिसीज कुछ हटके होती है कंपनीज की, तो वहां पर हम काम नहीं कर पाते। या फिर स्टेटस, जैसे मान लीजिए अभी डिमोशंस हो गया या प्रमोशन हो गया, तो ये चीजें वहां पर मायने रखती है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और सी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाते हैं। और डी होता है लैक ऑफ अटेंशन, ये कहीं पर नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बैरियर का टाइप है, बट कौन से बैरियर का टाइप है आप हमें कमेंट करके बताइए। 22nd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हालांकि थोड़ा ट्रिकी है, बट ठीक से ध्यान दीजिए। फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जी हाँ दोस्तों, distrust, lack of attention, premature evaluation and status। जैसा यदि अगर लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन को देखने के बाद में आप इसका आंसर 101% दे दोगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाता है? चलिए फटाक से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है डी। अब डी क्यों बनता है तो चलिए देखते हैं। डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ अटेंशन, प्री मैच्योर इवेल्यूशन। जी हाँ, देखिए ना, ये तीनों अपने आप में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, एक साथ जुड़ नहीं रहे हैं क्या? जी जुड़ रहे हैं। लैक ऑफ अटेंशन है तो डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, प्री मैच्योर इवेल्यूशन वहां पर आ जाएगा। तो ये एक साथ में जुड़ रहे हैं। और स्टेटस का तो कहीं नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, क्या देखा? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हमने देखी ना। तो ये चीजें कहाँ पर आ जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आ जाता है कुछ अलग ढंग का। तो स्टेटस वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाता है। तो ये जो डिस्ट्रेस, लैक ऑफ अटेंशन, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन है, ये कौन से टाइप के, मतलब कौन से टाइप का ये बैरियर है? ये कौन से टाइप्स, ये जो तीनों है ये टाइप कौन से बैरियर के है? तो आप हमें कमेंट करके वो चीज बता दीजिए। कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करने से आप मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए आंसर हमने देख ही लिया था, वक्त शायद वहां पर स्टार्ट हो ही गया था। 23 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं ये वक्त स्टार्ट कर देता हूँ। फॉल्टी ट्रांजिशंस, badly expressed message, technical jargon, body language, these all are related to which type of barriers? ये सारे किस टाइप के रिलेटेड है? कौन से टाइप है, कौन सा टाइप है वो बैरियर का जो ये सारे रिलेटेड रखते हैं, नाता रखते हैं, संबंध रखते हैं उसके साथ में? 23 नंबर वाला क्वेश्चन। Faulty transitions, badly expressed message, technical jargon, body language। आंसर देख लेते हैं। डी हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है सिमेंटिक बैरियर। जी हाँ दोस्तों, क्या बन जाता है? सिमेंटिक बैरियर यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है। ये सिमेंटिक क्यों बनता है तो अभी देख लीजिए। सिमेंटिक बैरियर को ही यदि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँ तो बताता हूँ कि सिमेंटिक बैरियर को ही हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज बैरियर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। तो ये एक वर्ड आने से आपको यहाँ पर आंसर पता चल जाता था सिमेंटिक बैरियर को, अगर यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो। फॉल्टी ट्रांजिशन, बैडली एक्सप्रेस मैसेज और टेक्निकल जॉर्गन और बॉडी लैंग्वेज, तो ये चीजें आ जाती है हमारी सिमेंटिक में आ जाती है। सिमेंटिक बैरियर ये बन जाता है, कहलाता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। 24 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा है बट ऑप्शंस बहुत ज्यादा बड़े हैं। आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। यहाँ पर कई बंदों ने आंसर दे भी दिया होगा। दीज आर द टाइप्स ऑफ अ फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स। ओके, subjective stress, environmental stress, compensating stimulus, ignorance of the medium and all of the above, या फिर only A, B and C। इसका मतलब D नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है। आंसर को देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर हमारा बन जाता है ई, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या कि इग्नोरेंस ऑफ मीडियम भी इसमें आता है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल बैरियर्स के टाइप कौन से हैं? सब्जेक्टिव स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कंपेंसेटिंग स्टिमुलस और इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम, ये बन जाते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स के टाइप्स। 25 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा इजी है
टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, इज दिस ट्रू और रॉन्ग? ये सही है या गलत है? ट्रू है, रॉन्ग है, मे बी इट्स रॉन्ग, या फिर आपको कुछ आइडिया नहीं है। दोस्तों जो जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी देखा 24 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें जो टाइप्स थे वो टाइप्स यदि अगर आप चाहते हो एक्सप्लेन करना बाय द हेल्प ऑफ मी, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो उसके ऊपर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँ और वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर वक्त खत्म, आपका आंसर बिल्कुल सही था। यहाँ पर आंसर बन जाता है ट्रू। जैसे कि मैं अभी मैसेज को डिलीवर कर रहा हूँ, आप मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर वन वे प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, टू वे प्रोसेस है। तो एक बंदा रिसीव कर रहा है, एक बंदा सेंड कर रहा है। सो दिस इज नोन एज अ कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं टिक कर दूं कि ये आंसर बन जाता है हमारा ट्रू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, 26 नंबर वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहाँ पर ओ सो सॉरी अबाउट दैट, टाइम खत्म होने के पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस का मतलब क्वेश्चन का आंसर दिखा दिया था। चलिए कोई बात नहीं, टाइम खत्म होने दीजिए, तब तक हम इसके ऊपर थोड़ी गप्पे लड़ा लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आपने आंसर जैसे ही देख लिया है। टू क्रिएट स्पेशलाइजेशन, ऑफकोर्स क्रिएट करता है स्पेशलाइजेशन। मेंटेन कोऑर्डिनेशन, यस ऑफकोर्स मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन। और इफिशियंसी बढ़ाता है, यस ऑफकोर्स इफिशियंसी बढ़ाता है। इसका मतलब डी हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है। टू क्रिएट स्पेशलाइजेशन, टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन, टू इंश्योर इफिशियंसी ऑफ ऑल ऑफ द अबो। जी हाँ दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वक्त को हमने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड्स लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, ऑल ऑफ द अबोव, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर बन जाता है हमारा ई, ऑल ऑफ द अबोव। जी हाँ दोस्तों, लिसनिंग स्किल इंपोर्टेंट है, स्पीकिंग स्किल इंपोर्टेंट है, राइटिंग स्किल भी इंपोर्टेंट है, और रीडिंग स्किल भी इंपोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ये जो सारी चीजें हैं, मतलब ये जो चार पार्ट है कम्युनिकेशन के, यदि अगर ये चारों पार्ट में आप तरबेज हो, एकदम एक्सलेंट हो, तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हाथ पकड़ना मतलब ऐसे शादी करने के लिए हाथ नहीं पकड़ना है दोस्तों, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब क्या, आपको कोई नहीं हरा सकता बोलने के मामले में। जी हाँ, आप जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े जो वक्ता होते हैं वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं, तो स्टेज पे चढ़ने के बाद में कवि को देख लीजिए। चलिए, तो कवि इतना अच्छा इतना सुंदर बोलता है, तो उसमें क्या होता है, पहले तो कवि लिसनर है। पहली एक बात ध्यान में बात रखिए, वो ठीक से लिसन करता है दोस्तों, वो ठीक से लिखता है, और लिखने के बाद में वो रीडिंग करता है खुद के मन में। रीडिंग करने के बाद में वो इतना फ्लुएंटली स्पीक करता है उसके ऊपर, तब जाकर वो पोएट्री हमें अच्छी लगती है। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर बन जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नंबर क्वेश्चन। टाइम मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, तो सॉरी अबाउट दैट। बट यहाँ पर क्वेश्चन समझाना भी आप लोगों को मुझे बहुत जरूरी लगता है, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। हालांकि क्वेश्चन समझाना जरूरी है तो इतना नहीं है, बट मैं थोड़ा ज्यादा समझाने का प्रयत्न करता हूँ, यत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ। प्रयत्न, यत्न, प्रयास, जी हाँ दोस्तों, कितने वर्ड है बड़े बड़े। दोस्तों ये आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पर टाइम खत्म हो गया है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर देखने से पहले मैं अभी यहाँ पर बता दूं, आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ठीक से एक बार देख लीजिए, ए, बी और सी और डी, एक बार और ठीक से देख लीजिए। दी हाँ, चलिए देख लिए, ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, देख लिया आपने। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, नॉइज कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज
4 कैटेगरीज, वो 4 कैटेगरी में नॉइज को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कैटेगरीज कौन सी है? तो अभी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखिए। यहाँ पर कितनी कैटेगरी है दोस्तों? 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारा आंसर बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आंसर बनता है। ओके, अब चले जाते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ए में चलिए, पहले तो गिन लेते हैं 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4। ओके, तो अभी ए और बी में हमें कंफ्यूजन होगा। अब कंफ्यूजन को दूर करते हैं तो पहली दफा ये देख लीजिए, पहला ही वर्ड यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? पर्सन नॉइज। तो पर्सन नॉइज ऐसे कहीं पर आपने सुना है क्या? सुना है? सुना है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे दोस्तों। ये ऐसा नॉइज नहीं होता है दोस्तों। नॉइज की कुछ 4 प्रकार इस तरह के से पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये वो कौन से हो जाते हैं? एक तो पहला हो जाता है फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज, फिजियोलॉजिकल नॉइज और सिमेंटिक नॉइज। ये 4 प्रकार हमारे मतलब नॉइज के आते हैं, नॉइज में आ जाते हैं। नॉइज की ये 4 कैटेगरीज बन जाती है: फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज, फिजियोलॉजिकल नॉइज और सिमेंटिक नॉइज। जी हाँ दोस्तों, 29 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट ध्यान देकर आंसर दीजिएगा, आंसर आप दे पाएंगे 101%। वर्ड्स आर, वर्ड्स किस में इंक्लूड होते हैं? वर्ड का मायना क्या होता है? जी हाँ, जैसे अभी मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, तो ये होता क्या है? क्वांटिटेटिव होते हैं, डेनोटेटिव होते हैं, सिंबल्स होते हैं, अननेसेसरी होते हैं। टाइम यहाँ पर खत्म होते जा रहा है। यदि अगर आपको इलिमिनेशन मेथड पता है तो मैं मतलब आपको ये आंसर आप 101% ठीक से दे पाओगे। यदि अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इलिमिनेशन मेथड के जरिए इसका आंसर हम अभी निकालते हैं। तो वर्ड्स आर अननेसेसरी है क्या? वर्ड्स अननेसेसरी है। यहाँ पर मैंने अगर वर्ड्स दिए ही नहीं, वर्ड्स मैंने यूज नहीं किए, तो ये अननेसेसरी बन जाएगी। मतलब वर्ड्स वर्ड्स की जरूरत नहीं है क्या? हमें जरूरत है ना दोस्तों, अननेसेसरी नहीं है। तो इलिमिनेशन मेथड क्या हो जाती है? ये हो जाती है कि पहले डी खत्म, अब पूरे कितने बचे? कितने? 3 बचे, है कि नहीं? तो ए बचा, बी बचा और सी बचा। अभी इसमें डिफिकल्टी ये बन जाती है कि मुझे वर्ड्स के मीनिंग्स अगर मालूम है तो मैं 101% ठीक से आंसर निकालूंगा। यदि अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ वहां पर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि कॉनोटेटिव का अर्थ क्या होता है और डेनोटेटिव का अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कॉनोटेटिव का अर्थ क्या होता है और डेनोटेटिव का अर्थ क्या होता है? कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव एक दूसरे के विरुद्ध में है। जैसे कॉनोटेटिव हाँ है तो डेनोटेटिव ना है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर क्वांटिटेटिव को एक बात बता दूंगा कि ये भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक इसका अर्थ होता है। डेनोटेटिव इसके विरुद्ध है, ये भाववाचक नहीं है। तो वर्ड्स क्या है? ये एक भाववाचक संदर्भ है क्या? डेनोटेटिव है क्या? सर बहुत घुमा रहे हैं आप आंसर को, सीधे सीधे बता दीजिए। तो आंसर यहाँ पर दोस्तों सिंबल हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ये टी लिखा, तो ये टी क्या है दोस्तों? अभी ये बहुत बड़ा हो गया तो ये ठीक से लिख देते हैं। देखिए अभी ये जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टी लिखा, तो ये टी क्या होगा? एक टी हो गया ना, एक सिंबल है, एक वर्ड है। बट ये सिंबल किस चीज का है? ये सिंबल है जीसस का, है ना दोस्तों? ये सिंबल बन जाता है हमारे जीसस का। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये उल्टा सी लिख देता हूँ, चलिए एबीसी का उल्टा सी, और यहाँ पर एक एक स्टार बना देता हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये एक सिंबल हो गया ना दोस्तों, एक सिंबल हो गया। या फिर अभी ये मैं यहाँ पर ये देखिए ये एक चीज बना देता हूँ, तो ये एक वर्ड हो गया, है ना? हो गया ना वर्ड एक। तो ये एक वर्ड क्या है? एक सिंबल है, एक रिलीजियन सिंबल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ड का मीनिंग हो जाता है सिंबल्स। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बड़े बड़े जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे सेट एग्जाम हो गई, एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम्स हो गई, सीईटी की एग्जाम होगी, तो उनमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। एस वाई बीकॉम या फिर बीबीए के एग्जाम्स में ये चीजें नहीं पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोज रिलेटेड टू फीडबैक? फीडबैक के संदर्भ में ज्यादातर फीडबैक के पास में क्या रिलेटेड है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ह्यूरिस्टिक्स, साइबरनेटिक्स या फिर सारे के सारे। अभी यहाँ पर हम गलती हमेशा कर देते हैं। हम क्या गलती करते हैं, तो वो गलती मैं यहाँ पर दोहराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या गलती करते हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं, आंसर खत्म। तो हम यहाँ पर ये गलती हमेशा कर देते हैं। क्या गलती करते हैं सर? तो गलती करते हैं ये वाली कि हम यहाँ पर टिक कर देंगे ऑल ऑफ दी अबो के ऊपर।
हालांकि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव नहीं है दोस्तों, इसका आंसर बन जाता है हमारा सी, साइबरनेटिक इसका आंसर बनता है दोस्तों। क्या बनता है इसका आंसर? साइबरनेटिक इसका आंसर बन जाता है, डी इसका आंसर नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग और ह्यूरिस्टिक्स की मीनिंग यदि अगर आपको मालूम है, एक बार आप डिक्शनरी पे जाकर सर्च कर लीजिए, गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पर अभी नहीं बताता हूँ, बट इतना सिर्फ बताऊंगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अलग भाग हो जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अलग पार्ट बन जाता है, ह्यूरिस्टिक्स अलग पार्ट हो जाता है। ये इन दोनों का फीडबैक से कोई संबंध नहीं, फीडबैक से इन दोनों का कोई नाता नहीं है। साइबरनेटिक का नाता यहाँ पर बन जाता है। कैसे बन जाता है तो वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे साइबरनेटिक, क्योंकि आंसर हमें एक्सप्लेन करना है दोस्तों। तो साइबरनेटिक क्या चीज़ है? जैसे कि मान लीजिए अभी वीडियो मैंने पब्लिश किया, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे दोस्तों को शेयर करूंगा, ग्रुप में सेंड करूंगा, या फिर आप वीडियो को शेयर करोगे, तो वहां पर क्या है, एक नेटवर्क बनते जा रहा है ना दोस्तों। तो ये साइबरनेटिक्स एक जरिया बनते जा रहा है, एक फीडबैक का माध्यम बनते जा रहा है। तो ये चीज वहां पर इंक्लूड हो जाती है। सो इसी को हम कहेंगे साइबरनेटिक्स। तो फीडबैक के ज्यादा रिलेटेड कौन है, ज्यादा क्लोज में कौन आ जाता है, तो वो चीज आ जाती है साइबरनेटिक्स आ जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग और ह्यूरिस्टिक्स नहीं आती है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा वीडियो को। हालांकि बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया। शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, लाइक करने के लिए बहुत थैंक यू, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू दोस्तों। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतने लाइक्स मुझे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे, बाय बाय।